हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के हमारे वीडियो में हम कल सांद्रता के मापन के विभिन्न प्रकार के तरीके पढ़ रहे थे और मैंने आपको एक तरीका बताया था इसमें द्रव्यमान प्रतिशत। अब मैं इसमें आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूं, वो है यहाँ पर मोलरता। सांद्रता मापन का एक तरीका है मोलरता, और मोलरता को आप प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। मोलरता प्रदर्शित किया जाएगा आपका कैपिटल एम से। अब इसको याद रखने के लिए हमारा एक तरीका होता है, इसकी हम मात्रक को याद रखें। इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर के अनुसार, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, उस संख्या को नाम दिया जाता है मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। हम इसकी परिभाषा देखें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम नाम देते हैं मोलरता। अब इसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखें अपन। मोलरता को ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो है मोलरता का निर्धारण कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। फिर मोलरता को ज्ञात करने के लिए आपको ज्यादातर स्थितियों में मोलों की संख्या नहीं दी जाती प्रश्न में। ज्यादातर स्थिति में पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाता है ग्राम में। तो हम मोल की संख्या को कैसे परिवर्तित करेंगे, ग्राम को या द्रव्यमान को हम मोलों की संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर। यह मोलरता को ज्ञात करने के लिए दूसरा सूत्र हो गया। आपको ज्यादातर स्थिति में मोल की संख्या नहीं दी जाएगी, आपको दिया जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। तो उसे हम मोलों की संख्या में कैसे परिवर्तित करें, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ये हो जाएगा मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को हमने विलयन के आयतन का भाग लगा दिया तो हमें प्राप्त हो जाती है मोलरता। अब बेटा इसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि कई बार आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया जाता है। इसमें हमें दिया जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 बटे अणुभार। मोलरता को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 बटे अणुभार, यह भी एक तरीका होता है। कई बार आपको ग्राम में मात्रा भी नहीं दी जाती है, अपने को विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में दी जाती है।
तो द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 बटे अणुभार। इसको हल करके भी हम जो है मोलरता का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए अपन इसके कुछ एक आध दो प्रश्नों को देखते हैं मोलरता के। जैसे एक प्रश्न है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में विलय करके विलयन का आयतन आयतन 500 ml किया गया। मोलरता ज्ञात करो। 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में विलय करके विलयन का आयतन 500 ml किया गया। विलयन की मोलरता को ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें मोलरता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, विलय का द्रव्यमान बटे अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में। अब विलय पदार्थ का द्रव्यमान 4.9 ग्राम, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा, देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1, 2 का हो गया 2, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 4, अणुभार का मान आया 98। अब विलयन का आयतन आपको दिया है 500 ml, जबकि होना किसमें चाहिए आयतन, लीटर में। प्रश्न में हमें आयतन जो दिया गया है वो ml में दिया हुआ है, जबकि आयतन होना चाहिए था ये लीटर में। तो ml को लीटर में कैसे बदला जाए, ml को लीटर में बदलने के लिए इसको डिवाइड करेंगे आप 1000 से, 1000 का भाग लगाएंगे तो बटे वाला 1000 जो है वो चला जाएगा ऊपर। अब दशमलव हटा दीजिए, फिर 2 1/10.1 m। तो इस तरह से यहां पर मोलरता का मान आया 0.1 m। तो इस प्रकार हम यहां पर मोलरता को जो है ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा देखिए मोलरता का अपन दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं। प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता 68% है, घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, मोलरता ज्ञात करो। अब बेटा देखिए मोलरता किस प्रकार ज्ञात की जाए। आपको सांद्रता दे रखी है द्रव्यमान प्रतिशत में, सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में दे रखी है, घनत्व दिया हुआ है और मोलरता आपसे पूछी गई। तो इसमें मोलरता के लिए एक सूत्र लगेगा, मोलरता बराबर
द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 बटे अणुभार। अब द्रव्यमान प्रतिशत हो गया 68, घनत्व 1.5 10। अब बेटा देखिए इसका अणुभार होता है नाइट्रिक अम्ल है HNO3, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, एक ऑक्सीजन का 16 और 3 का हो जाएगा 16 इंटू 3। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा आपका 63। तो अणुभार के स्थान पर हो जाएगा 63। और जब आप इसको हल करते हैं तो इसको हल करने पर ही आपका आता है 16.19 m। तो इस प्रकार से यहां पर मोलरता का मान जो है इसका 16.19 m हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये वो तरीका है जबकि आपको द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व का मान दिया जाए। जब द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दिया जाता है तो हम इस प्रकार से मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। एक बेटा इसमें अगली स्थिति आती है मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण इसमें होता है M1V1 बराबर M2V2। ये समीकरण हम कब काम में लेते हैं? जब एक ही पदार्थ के दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन प्रयुक्त हो। पदार्थ एक ही हो लेकिन उनके विलयनों की सांद्रता दो अलग अलग विलयन है और दोनों विलयनों की सांद्रताएं भी अलग अलग हो। तो इस स्थिति में हम जो है मोलरता समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं इसका 50 ml H2SO4 विलयन की सांद्रता है 0.5 m। यदि विलयन में जल मिलाकर आयतन 100 ml किया जाए तो मोलरता ज्ञात करो। देखिए एक हमें प्रश्न दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है और आयतन दे रखा है 50 ml, सांद्रता दे रखी है 0.5 m, m मतलब मोलरता। यदि विलयन में हम पानी डालें और पानी डालने पर विलयन का आयतन हो जाए 100 ml तो विलयन की मोलरता हमें निकालनी। देखिए हम क्या करते हैं हल करने के लिए, फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
पहली स्थिति में मोलरता दे रखी है आपको 0.5 m, पहली स्थिति। इसको हमने मान लिया पहली स्थिति, इसको मान लिया हमने दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में मोलरता है 0.5 और पहली स्थिति में आयतन दिया हुआ है आपका 50 ml। 50 ml आयतन, सांद्रता है 0.5। अब दूसरी स्थिति में आपसे मोलरता का मान पूछा गया है, यानी M2 का मान पूछा गया है, जबकि आयतन कितना कर दिया उसका, आयतन कर दिया 100 ml। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान आएगा 0.5 इंटू 50 बटे 100। अब हल कर लें आप इसे, दशमलव हट जाएगा और ये हो गया बेटा 25 बटे 100 0.25 m। वैसे भी स्पष्ट है, आयतन हमने डबल किया। जब भी किसी विलयन के आयतन को डबल किया जाता है तो विलयन की सांद्रता आधी रह जाती है। आयतन को डबल करने पर विलयन की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता क्या रह जाती है भाई, आधी रह जाती है। तो इस तरह से हमने यहां पर जो है मोलरता को ज्ञात किया। अब बेटा इसके बाद में अगली सांद्रता का अगला तरीका जो है ये तरीका है मोललता। अभी हम पढ़ रहे थे मोलरता, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोललता। और ये मोललता, इसे हम व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब मोललता किस प्रकार ज्ञात की जाएगी भाई, इसे ज्ञात करने के लिए देखो यहां पर विलयन की बजाय विलायक का प्रयोग होता है। मोलरता में तो हमने विलयन लिया था 1 लीटर विलयन, लेकिन हम यहां पर लेते हैं विलायक, और उस विलायक का द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो परिभाषा कैसे देंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। तो ये बेटा मोललता की परिभाषा हुई। मोललता में क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसे हम कह सकते हैं मोललता। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। मोललता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किलो। मोलों की संख्या को हम विलायक के द्रव्यमान से भाग करेंगे, तो विलायक के द्रव्यमान से भाग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, मोललता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात, मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे। देखिए मोलों की संख्या निकालने का तरीका होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार और विलायक का द्रव्यमान
किलोग्राम। तो इस तरह से हम यहां पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने के लिए विलेय के द्रव्यमान को विलेय के अणुभार से भाग दे देते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। हमें मुख्य रूप से दूसरे वाला फॉर्मूला ही काम आएगा। मुख्य रूप से यहां पर जो दूसरा फॉर्मूला है वही यहां पर हमें काम आएगा, पहला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि अधिकांशतः जो प्रश्नों में दिया जाता है वो आपको द्रव्यमान दिया जाता है, मोलों की संख्या सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो ये तो हो गई बेटा मोललता। परिभाषा क्या रही? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहा जाएगा? मोललता कहा जाएगा। इसको बेटा अपन एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपका 4 ग्राम NaOH 400 ग्राम पानी में विलेय किया गया। चार ग्राम NaOH 400 ग्राम पानी में विलेय किया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। 4 ग्राम आपका NaOH है, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो हो गया आपका 4 ग्राम, और इसका अणुभार देखिए NaOH सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। इसको आप हल करेंगे तो आएगा ये 40U। NaOH के लिए अणुभार का मान हो गया 40। तो विलेय का द्रव्यमान 4 ग्राम, विलेय का अणुभार 40 और विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए किलोग्राम में, जबकि हमारे प्रश्न में ये दिया हुआ है ग्राम में। तो इस ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए हमें यहां पर 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो अपॉन 1000 1000, और वो अपॉन वाला 1000 जो है ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, तीनों जीरो कैंसिल हो गए। ये हो गया आपका 1/4.25 स्मॉल m। मोललता को हम व्यक्त करते हैं यहां पर स्मॉल m से। मोलरता कैपिटल M के द्वारा, मोलरता कैपिटल M के द्वारा, और मोललता जो व्यक्त की जाती है वो स्मॉल m की सहायता से व्यक्त की जाती है। बेटा देखिए, इसके बाद एक इसमें संबंध आता है मोलरता व मोललता का संबंध देखिए संबंध क्या है? 1/m इज इक्वल d/m माइनस विलेय का अणुभार अपॉन 1। तो इस तरह से मोलरता और मोललता में संबंध दे सकते हैं। यहां पर स्मॉल m होता है मोललता, कैपिटल M होता है मोलरता, D होता है विलयन का घनत्व, और ये होता है विलेय का
अणुभार। तो इस प्रकार से यहां पर मोलरता और मोललता के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर हमें मोललता दे रखी है तो मोलरता निकाली जा सकती है, और मोलरता दे रखी है तो मोललता को निकाला जा सकता है।